अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और हाजिर हैं हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर के साथ में, जो कि है हमारे पास फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके अंदर इस चैप्टर को मुकम्मल तौर पर डिस्कस किया जाएगा। और यहाँ पर जैसे कि जिक्र हो रहा है कि हम लोग फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जिक्र करने वाले हैं। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब है कि हम लोग यहाँ पर सेल को जिक्र करने वाले हैं। तो सेल से रिलेटेड तमाम चीज़ें जो है इस चैप्टर में डिस्कस की जाएंगी, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये सारा का सारा जो चैप्टर होगा वो आपका कवर हो जाएगा। कोई भी डाउट आपका पीछे रहने वाला नहीं है। तो आप जहाँ से भी पढ़े हो, कहीं से भी, किसी भी इदारे से, किसी भी जगह से, लेकिन ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सबसे पहले अगर हम इस चैप्टर के कॉन्टेंट्स की बात करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं। इंट्रोडक्शन टू द सेल, सेल की डिस्कवरी के हवाले से सेल के बारे में बताया जाएगा कि सेल क्या चीज़ होती है। उसके अलावा सेल के रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट जिसे सेल थ्योरी कहा जाता है। फिर ये बताया जाएगा कि सेल हमारे पास किसके अंदर मुख्तलिफ होते हैं, शेप के अंदर, साइज़ के अंदर और तादाद के हवाले से। उसके अलावा सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, उसके कंपोनेंट्स कौन से हैं, और फिर लास्ट में जिक्र किया जाएगा किस तरह से सेल जो है वो डिवाइड होता है, यानी कि एक सेल से किस तरह से फिर ज़्यादा सेल हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द सेल। सेल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सेल को एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। ये हमारे पास बेसिक फंडामेंटल यूनिट कहलवाता है, यानी कि यहीं से ज़िंदगी का आगाज़ हो रहा होता है, यहीं से ज़िंदगी जो है शुरू हो रही होती है। और ये जो है स्ट्रक्चरल यूनिट भी है, यानी कि हमारे अंदर जो तमाम स्ट्रक्चर्स हैं वो एक सेल से ही बने होते हैं। और हमारे अंदर काम करने वाला भी जो हिस्सा है वो सेल है। एक अकेला सेल हमारी बॉडी के अंदर तमाम काम को अंजाम दे सकता है। अगर हम इसको स्ट्रक्चर यूनिट कह रहे हैं तो किस तरह से कह रहे हैं कि हमारे अंदर अगर एक सेल है, वो एक सेल भी खुद से ज़िंदगी गुजार सकता है, लेकिन वो एक सेल दूसरे सेल्स के साथ जुड़ करके टिश्यूज़ बनाता है। तो इस तरह से जब टिश्यूज़ बन जाते हैं, मुख्तलिफ टिश्यूज़ आपस में जुड़ करके ऑर्गन्स भी बना लेते हैं। इस तरह से ऑर्गन्स आपस में जुड़ करके, जैसे एक हार्ट मौजूद है, हार्ट दूसरे ऑर्गन्स के साथ जुड़ करके एक पूरा सिस्टम बना लेती है, और हार्ट वाले उस सिस्टम को हम सर्कुलेटरी सिस्टम कह रहे होते हैं। इस तरह से डिफरेंट हमारे पास ऑर्गन सिस्टम होंगे। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा जिसमें लंग्स होंगे, उसके अलावा ट्रेकिया होंगे, कई सारे और पार्ट्स होंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया। तो मुख्तलिफ सिस्टम्स जो हैं जब जुड़ेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनेगा। एक ऑर्गेनिज्म की शुरुआत सिंगल सेल से भी हो सकती है। एक अकेले सेल वाला जो जानदार है वो भी हो सकता है, लेकिन जब टिश्यूज़ आ गए मतलब कि वो ज़्यादा सेल वाला जानदार है। जब ऑर्गन्स आ गए मतलब कि उसके और ज़्यादा चीज़ें बनती जा रही, वो और कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। जब ऑर्गन सिस्टम हो गया तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है। तो इस तरह से जिसके अंदर ये तमाम चीज़ें शामिल होंगी वो एक कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलवाएगा। अगर हम बात करेंगे कि एक जानवर के अंदर जो भी काम हो रहे हैं, वही बात है कि वो तमाम के तमाम काम उसके सेल से शुरू हो रही हैं। इसीलिए सेल को एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा जा रहा है। एक अकेला सेल तमाम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकता है, इसीलिए सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। उसके अलावा सेल जो है वो खुद से डिवाइड हो सकता है, मतलब कि एक अकेला सेल दो सेल्स में डिवाइड हो सकता है। और इसीलिए क्योंकि ये सेल ज़िंदगी को बना रहा है, इसमें से और लाइफ के फॉर्म्स बन रहे हैं, दूसरे जानदार बन रहे हैं, इसलिए इसको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी कहा जा रहा है। बिल्डिंग ब्लॉक को इसलिए भी हम कह सकते हैं कि एक अकेला सेल है हमारे पास, उसके साथ दूसरा सेल जुड़ा, फिर तीसरा सेल, इस तरह से टिश्यूज़ हमारे पास बन रहे हैं। जैसे एक बिल्डिंग होती है, उसमें एक ईंट है, फिर दूसरी ईंट उसके साथ जुड़ती है। इस तरह से हमारे पास सेल डिवाइड होते जाते, सेल्स बढ़ते जाते, और सेल बढ़ करके एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बना रहे होते हैं। अब हम यहाँ पर सेल की डिस्कवरी की बात करते हैं कि सबसे पहला सेल जो देखा गया था वो किसने देखा था और किस तरह से देखा था। तो इंग्लिश साइंटिस्ट जिसका नाम है रॉबर्ट हुक, इन्होंने माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल किया था। माइक्रोस्कोप की जो ईजाद हुई है वो तकरीबन 1595 के अंदर हुई है, और बुनियादी बिल्कुल छोटा सा माइक्रोस्कोप तब मौजूद था। फिर कुछ टाइम के साथ साथ माइक्रोस्कोप में और इम्प्रूवमेंट आई। रॉबर्ट हुक के टाइम तक माइक्रोस्कोप ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका था, और उन्होंने खुद माइक्रोस्कोप में ज़्यादा लेंसेज का इस्तेमाल किया था, और लेंसेज के साथ में उसकी जो पावर थी वो इंक्रीज़ हो चुकी थी। लेकिन क्योंकि वो शुरुआती टाइम का माइक्रोस्कोप था, तो उसने सिर्फ बेसिक चीज़ें जो थी वो दिखाई थी। इन्होंने सेल का सिर्फ बाहरी स्ट्रक्चर, सेल की जो आउटर कवरिंग होती है सेल वाल, वही दिखाया था। अब रॉबर्ट हुक ने जितनी कुछ चीज़ें देखी उसे अपने किताब के अंदर नोट कर दिया, और उस किताब का नाम था माइक्रोग्राफिया। तो माइक्रोग्राफिया के अंदर उन्होंने तमाम चीज़ें दाखिल कर दी। यहाँ पर आप एक तस्वीर भी देख रहे हैं, इस तस्वीर के अंदर भी सेल के कुछ हिस्से जो है वो दिखाए जा रहे हैं, और दिखाया जा रहा है कि प्लांट की एक ब्रांच में से ये तमाम के तमाम स्ट्रक्चर्स जो है वो देखे गए हैं। ये बिल्कुल छोटे जो है चेम्बर्स के जैसे, छोटे से खानों के जैसे, छोटे से कमरों के जैसे नज़र आ रहे थे, इसीलिए इनका नाम जो है वो सेल रखा गया। सेल असल में छोटे से कमरों को कहा जा रहा था, क्योंकि ये उन कमरों की याद दिला रहे थे, इसलिए इसको सेल जो है वो कहा गया।
अब अगर हम बात करेंगे सेल किस प्लांट में से देखे गए थे, तो एक ट्री होता है जिसे ओक ट्री कहा जाता है। ओक ट्री के छिलके में से जो है ये देखे गए थे, क्योंकि वहाँ पर जो सेल मौजूद थे वो डेड सेल थे। होता ये कि हमारे पास मिसाल के तौर पर एक लिविंग सेल है, ये सेल डिवाइड भी होता रहेगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि इसकी जो बाहरी कवरिंग होगी जिसे हम सेल वॉल कह रहे हैं, उसमें एक ऐसा केमिकल आ सकता है जो इसे डेड बना देता है, जिससे न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी इसमें नहीं आएंगे, सेल मरा हुआ होगा। मरा हुआ तो सेल मौजूद है, लेकिन ये एक स्ट्रक्चर के तौर पर मौजूद रहेगा, सेल को शक्ति देने का काम कर रहा होगा। तो इस तरह से सबसे पहले जो रॉबर्ट हुक ने सेल देखे थे, वो सख्त मरे हुए सेल्स इन्होंने जो है वो देखे थे। फिर मजीद बात करें कुछ और डिस्कवरी जो सेल से रिलेटेड हुई थी। एक और शख्स आते हैं जिनका नाम एंटोनी वेल ल्यूवेनहुक है। इनके पास खुद का माइक्रोस्कोप मौजूद था, तो इन्होंने जितनी चीज़ें मौजूद थी उन तमाम चीज़ों को माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके देखा। तो इस तरह से मुख्तलिफ लिविंग जानदारों को इन्होंने डिस्कवर कर लिया। क्योंकि इन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे रख कर की चीज़ें देखी थी, इन्होंने लिविंग चीज़ों को देखा था, तो हम कह सकते हैं इन्होंने लिविंग सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया था। और बहुत सारे जानदारों को इन्होंने डिस्कवर किया था। बैक्टीरिया हो गए, प्रोटोजुआ हो गए, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे जानदारों को डिस्कवर किया था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर किया था, और इन्हीं की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हमें ज़्यादा पता चला। इसी वजह से इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी जो है कहा जाता है। अब बैक्टीरिया तो हमें पता चलता है, हम छोटे से जरासीम होते, छोटे से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। प्रोटोजुआ क्या होते हैं? हमारे पास जो एनिमल्स होते हैं वो ज़्यादा सेल वाले ही होते हैं, एनिमल कोई भी एक सेल वाला नहीं होता। जो सिंगल सेल वाले जानवर है जो एनिमल के जैसे हैं, उन्हें फिर प्रोटोजुआ कहा जाता है। प्रोटो का मतलब होता है शुरुआती, अर्ली, और जुआ का मतलब होता है एनिमस। तो ये बिल्कुल ही शुरुआती जानदार होते हैं, जिनमें से ये कहा जाता है कि बाद में चल करके जब सेल ज़्यादा बन गए तो इनमें से एनिमल्स जाकर के बने हैं। फिर उसके बाद हम अगर कहें तो माइक्रोस्कोप जो थी हमारे पास, वो तो और ज़्यादा वक्त के साथ चेंज होती रही है। इस तरह से फिर शख्स आते हैं जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। 1831 के टाइम के अंदर इन्होंने ये देखा कि सेल खाली नहीं होता, सेल के अंदर एक और चीज़ मौजूद है जिसे सेल का न्यूक्लियस कहा जाता है। ये सेल का न्यूक्लियस क्या होता है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि सेल के अंदर एक ऐसा पार्ट होता है जिसके अंदर डीएनए होता है, और डीएनए हमारे तमाम कामों को कंट्रोल करने का काम कर रहा होता है। तो सेल में जो चीज़ें बन रही होती है वो सारा डीएनए तय कर रहा होता है कि सेल ने क्या चीज़ें बनानी हो, और ये डीएनए जिस जगह पर मौजूद है उसे हम सेल का न्यूक्लियस कह रहे होते हैं। फिर एक और शख्स का जिक्र किया जा रहा है जो कि है परकन जी। परकन जी ने एक टर्म दिया है, वो है प्रोटोप्लाज्म का। होता ये कि सेल के अंदर का जो मटीरियल है उसे हम लोग प्रोटोप्लाज्म कह रहे होते हैं। तो जो भी सेल का पानी है, जो भी जहाँ पर भी रिएक्शन हो रहे हैं, जो भी लिविंग मैटर ऑफ द सेल है, लिविंग मैटर हम इसको इसीलिए कह रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पर एक्टिविटीज़ हो रही होती है, यहाँ पर रिएक्शंस हो रहे होते हैं। तो जो भी सेल का लिविंग मैटर है जहाँ पर रिएक्शन हो रहे हैं, उसके लिए जो टर्म दिया गया वो प्रोटोप्लाज्म का टर्म दिया गया, जो कि परकन जी ने दिया। फिर उसके बाद कुछ और शख्स भी आते हैं जो कि 1838 के अंदर और 1839 के अंदर आते हैं। एक थे शिल्डन जो कि बॉटनिस्ट थे, और दूसरे थे शेवान जो कि जोलॉजिस्ट थे। दोनों ने एक नज़रिया दिया था जिसे सेल थ्योरी के नाम से आज हम जानते हैं। तो इन्होंने सेल थ्योरी का नज़रिया दिया था, फिर सेल थ्योरी के नज़रिए को और ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया गया था एक और पॉइंट दे करके, और वो थे रोडल्फ वर्च्यू, जिन्होंने सेल थ्योरी में इजाफा करके उसे इम्प्रूव किया था। पहला पॉइंट अगर हम बात करें तो वो ये कह रहा है कि तमाम के तमाम जो जानदार होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो या तो एक सेल के बने होंगे या एक से ज़्यादा सेल्स के वो बने होंगे। दूसरी बात कहेंगे कि सेल जो है हमारा बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल हमारा बेसिक की जगह हम फंडामेंटल भी यूज़ कर सकते हैं। एक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शन देने वाला जो है ये हमारा एक पार्ट होता है। अगर हम दूसरी बात करें सेल के हवाले से, पहले ये समझा जाता था कि तमाम के तमाम जो सेल होते हैं वो खुद ब खुद वजूद में आ जाते हैं, उनकी खुद ब खुद डेवलपमेंट हो जाती है। लेकिन रोडल्फ वर्च्यू ने ये वाला तीसरा पॉइंट जो है ऐड किया था कि सेल खुद ब खुद वजूद में नहीं आते। सेल किस तरह से बनते हैं कि अगर हमारे पास एक सेल मौजूद है, वो जो पहले से मौजूद सेल है हमारे पास पड़ा हुआ है, वो डिवाइड होगा तब हमारे पास नए सेल बनते हैं। तो न्यू सेल्स जो भी हमारे पास बनेंगे वो पहले से मौजूद पुराने सेल्स में से बनते हैं। इसी चीज़ को बाद में लुईस पास्चर ने जो है एक्सपेरिमेंट करके साबित किया था कि लाइफ जो है वो लाइफ से ही बनती है, और फिर बायोजेनेसिस का जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। अब हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल्स की तादाद कितनी हो सकती है। कुछ जानदार ऐसे होंगे जो कि अकेले सेल के बने होते हैं, जिनमें सिंगल सेल पाया जाता है, और उन जानदारों के लिए हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं यूनिसेल्युलर। यहाँ पर यूनि जो है वो सिंगल को जाहिर कर रहा है और सेल्युलर सेल को जाहिर कर रहा है। ऐसे जानदारों के अंदर हमारे पास बैक्टीरिया हो जाते हैं, प्रोटोजोआ आ जाते हैं और अलगी आ जाती है। उसके अलावा एक जानदार जो है उसे यीस्ट भी कहा जाता है,
जो बेकरी वगैरह के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अब पैरामेशियम में हमारे पास अमेबा है, ये दोनों प्रोटोजोआ, ये दोनों एनिमल के जैसे होते हैं। इसी तरह से हमारे पास बैक्टीरिया है और उसके अलावा यीस्ट जो है फंगाई के जैसा एक जानदार जो है ये हमारे पास मौजूद है, जो कि एक सेल वाले जानदार है। अगर हम बात करें कुछ ऐसे भी जानदार है जो ज़्यादा सेल्स के बने हैं और उन जानदारों को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाएगा। उनमें हमारे पास एनिमल्स आ जाएंगे, प्लांट्स आ जाएंगे और फंगाई आ जाएंगे। तो ये तमाम के तमाम जानदार मल्टी सेलुलर। याद रखिए हमारे पास जितने भी जानदार हमें नज़र आ रहे हैं वो हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, और जिनके देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ रही है वो हमारे पास सिंगल सेल वाले जानदार हैं। कभी कभार आपके दिमाग में अब ये ख्याल आ सकता है कि सर अलगी जो कि पानी के ऊपर ग्रो करती है, जो कि हमें ग्रीन कलर की नज़र आती है, वो तो हमें दिख रही है, फिर वो किस तरह से हमारे पास माइक्रोस्कोप के ज़रिए से दिखेगी। असल में ये है कि जब वो ग्रुप में जानदार आ जाते तब वो हमें नज़र आ रहे होते, लेकिन तब भी उनका अकेला सेल हमें नज़र नहीं आ रहा, उसमें बहुत सारे जानदार जो है वो कलेक्टिवली मौजूद हुए पड़े। अगर हमें इनका अकेला सेल देखना होगा तब हम माइक्रोस्कोप का ही इस्तेमाल करके इनके अकेले सेल को देख सकते हैं। तो एक सेल वाला जानदार कभी भी हमें माइक्रोस्कोप के बगैर दिखने वाला नहीं है। अब हम बात करते हैं कि सेल जो है हमारे पास अलग अलग तरह के हो सकते हैं और फिर उनकी शेप्स को भी हम लोग देखते हैं। मिसाल के तौर पर हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, तो उन अलग अलग पार्ट्स में क्योंकि काम अलग अलग हो जाते हैं, मिसाल दिमाग का काम अलग है, रेड ब्लड सेल्स का काम अलग है, इसी तरह से हमारे एग और स्पर्म का काम अलग है। तो जो अलग अलग सेल्स हैं उनके काम के हिसाब से उनका स्ट्रक्चर जो है वो भी अलग होता है, शेप भी अलग होता है। अगर हम बात करते हैं न्यूरॉन्स के हवाले से, जो लंबे से सेल्स होते हैं जिन्हें बॉडी में आगे जा कर के मैसेजेस को ट्रांसफ़र करना होता है, तो इनमें तो एक ब्रांचेस ज़्यादा निकली होती है, आगे हम देखते हैं किस तरह से ब्रांचेस है, और दूसरा ये लंबे सेल होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं। रेड ब्लड सेल की बात करें ये ऐसे डिस्क के जैसे हमें दिख रहे होते हैं। एग सेल की बात करें गोल स्फेरिकल शेप का ये सेल मौजूद होता है। अमेबा एक ऐसा जानवर होता है जिसका जो सेल होता है उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, वो अपनी शेप को बदलता रहता है। इसी तरह से प्लांट्स के जो सेल्स होते हैं वो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर देखते हैं, जिस तरह से हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ये प्लांट के सेल हैं। एनिमल के सेल की अगर हम बात करते हैं तो वो हमें राउंड इस तरह से दिख रहे होते हैं। हमारे मसल्स के सेल स्पिंडल होते हैं, स्पिंडल जो बीच में से जो है वो गोल होंगे और उनके जो कोने होंगे वो इस तरह से हमारे पास नुकील होंगे। तो मसल सेल्स जो है हमारे पास स्पिंडल शेप के पड़े हुए हैं, और कुछ सेल हमारे पास फाइब्रस मौजूद होते हैं। स्पर्म सेल जो है वो टेटबॉल शेप का मौजूद होता है। तो अलग अलग सेल्स के अलग अलग शेप हमें देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर इसी तरह से आप नर्व सेल को देख रहे हैं, रेड ब्लड सेल्स को देख रहे हैं, बोन के सेल्स को देख रहे हैं, ओवम को देख रहे हैं। बोन का सेल भी ब्रांचेस में फैला हुआ है। इसी तरह से स्पर्म की शेप जो है वो टेटबॉल की जैसी, एक पूंछ की जैसा स्ट्रक्चर मौजूद है, दूसरा हेड की जैसा स्ट्रक्चर मौजूद है, ये टेटबॉल का स्ट्रक्चर होता है फ्रॉग के लार्वे का। उसके अलावा स्मूथ मसल्स के सेल्स स्पिंडल शेप के हमारे पास मौजूद हैं। उसके अलावा हमारे पास जो हमारे स्केलेटल मसल्स होते हैं वो फाइब्रस होती हैं। इसी तरह से फैट स्टोरिंग सेल्स यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। तो अलग अलग सेल्स के कामों के हिसाब से वो अलग अलग हमें दिख रहे होंगे। अब सेल्स की साइज की बात करते हैं। अगर हम बात करें सबसे छोटा सेल कौन सा होता है, तो एक बैक्टीरिया होता है जिसके ग्रुप को माइकोप्लाज्मा कहा जाता है। इनकी जो सेल की साइज़ होती है वो 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर के 0.3 माइक्रोमीटर की होती है। तो ये सबसे छोटे सेल हमारे पास होते हैं, और ये ऐसे जानदार हैं जो कि हमारे अंदर नमूनिया को भी काज कर सकते हैं, लंग्स के प्रॉब्लम को भी काज कर सकते हैं। नमूनिया के अंदर एल्विलाई जो होते हैं उनमें फ्लूइड जो है वो भर जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं सबसे बड़े सेल के हवाले से, तो ऑस्ट्रिच का जो एग है उसे सबसे बड़ा सेल काउंट किया जाता है, और इसकी साइज़ 15 सेंटीमीटर से लेकर के 18 सेंटीमीटर तक की हो सकती है। अब हम बात करते हैं सेल के ऑर्गेनेल्स के हवाले से, सेल के कंपोनेंट्स के हवाले से। तो सेल के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स पाए जा सकते हैं जो कि फिर अलग अलग काम करेंगे। यहाँ पर हमने ऑर्गेनेल लफ्ज़ इनके लिए इस्तेमाल किया है, जिसे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं। इसी तरह से सेल के अंदर जो पार्ट्स हैं उन्हें ऑर्गेनेल्स कहा जा रहा है। इसके अंदर सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, डिफरेंट तरह के पार्ट्स होंगे। इन सारों को हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले सेल की सबसे बाहरी कवरिंग का जिक्र करें जो कि है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमारे पास एक सेल है तो उसकी बाहरी कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। कभी कभार इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक दूसरी कवरिंग मौजूद होती है जिसे सेल वॉल कहा जा रहा है। तो तमाम सेल्स के अंदर सेल वॉल हमें देखने को नहीं मिलेगी। कुछ सेल्स के अंदर जो है सेल वॉल जो है वो मौजूद रहेगी, जैसे प्लांट्स के सेल्स हो गए, अलगी के सेल्स हो गए, बैक्टीरिया के सेल्स हो गए, या फंगाई के सेल्स हो गए। एनिमल्स के बाहर ये सेल वॉल मौजूद नहीं होती, वहाँ सिर्फ अकेली लेयर जो है वो सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है।
तो कुछ जानदारों के अंदर सेल मेम्ब्रेन सबसे बाहर होगी और कुछ जानदारों के अंदर जो है सेल मेम्ब्रेन दूसरी लेयर के तौर पर मौजूद होगी। पहले जो है सेल वॉल होगी, तो ये आउटर मोस्ट कवरिंग होगी जो कि सेल को बाहर के इन्वायरमेंट से अलग रख रही है, सेल के जो अंदर के कंटेंट से उन्हें बाहर से अलग रखने का काम कर रही है। और अगर हम बात करते हैं इस सेल मेम्ब्रेन के हवाले से, इसमें दो लेयर्स होती हैं। तो ये डबल मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर जो दो लेयर्स हमें देखने को मिलेंगी वो फास्फोलिपिड और प्रोटीन की लेयर्स होती है। जिस तरह से आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि एक ये हमारे पास लेयर मौजूद है जो कि फास्फोलिपिड पर बनी हुई है। फास्फोलिपिड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, तो इस तरह से ये फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल एक तरफ मौजूद है और इसी के बिल्कुल अपोजिट में फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल इस तरह से मौजूद है। तो दोनों तरफ फास्फोलिपिड मौजूद है और बीच में इसके प्रोटीन मौजूद होता है। तो ये बाहर का एनवायरनमेंट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और ये सेल के अंदर का एनवायरनमेंट है। तो सेल के अंदर के एनवायरनमेंट को बाहर के एनवायरनमेंट से अलग रखने का काम ये सेल मेम्ब्रेन कर रही होती है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये सिलेक्टिवली परमेबल नेचर होती है, यानी कि हर चीज़ इस सेल मेम्ब्रेन के जरिए से गुजर के बाहर नहीं जाने वाली, ना अंदर आने वाली है। कुछ ही चीज़ों को, सिलेक्टेड पार्टिकल्स को, सिलेक्टेड सब्सटेंसेस को ये अलाउ करती है। तो ये कुछ मॉलिक्यूल्स की एंट्री और एग्जिट को अलाउ करती है और कुछ मॉलिक्यूल्स को रोक के रखती है। उसके अलावा जो मॉलिक्यूल्स इसमें से मूव करेंगे वो या तो पैसिव ट्रांसपोर्ट से मूव करेंगे। पैसिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसी ट्रांसपोर्ट होती है जिसके अंदर एनर्जी का इस्तेमाल नहीं हो रहा होता। पैसिव ट्रांसपोर्ट की फिर हमारे पास कुछ किस्में आ जाएंगी, जैसे ऑस्मोसिस हो गया, डिफ्यूजन हो गया, फैसिलेटेड डिफ्यूजन हो गया। इसी तरह से एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पर हो सकती है, यानी कि मॉलिक्यूल्स एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए मूवमेंट करेंगे। तो या तो एनर्जी के बगैर मूवमेंट हो रही है पैसिव ट्रांसपोर्ट, या एनर्जी का इस्तेमाल करके मूवमेंट हो रही होती है। असल में मॉलिक्यूल्स के पास खुद की तो एनर्जी है जो कि वो इस्तेमाल कर रहे हैं। बाहरी एनर्जी जब इस्तेमाल होगी तब वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलवाएगी। और इस तरह से जब वो खुद की ही एनर्जी को इस्तेमाल करे, बाहरी कोई एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करे, तो वो पैसिव ट्रांसपोर्ट होगी, जिसके अंदर ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन हमें देखने को मिलेंगी। पैसिव ट्रांसपोर्ट हम किसे कहेंगे? जब मॉलिक्यूल्स आमतौर पर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में आते हैं और कोई एक्सटर्नल एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करे, तो इसे पैसिव ट्रांसपोर्ट हम कह रहे हैं। मतलब कि अगर मॉलिक्यूल्स इस तरफ ज़्यादा मौजूद हैं और मॉलिक्यूल्स इस कम की तरफ आने का कर रहे हैं, तो हायर कंसंट्रेशन से जब वो लोअर कंसंट्रेशन में जा रहे हैं तो वो हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर मॉलिक्यूल्स इसके अपोजिट काम करें, यानी कि ये लोअर कंसंट्रेशन में मौजूद है और यहाँ पर ऑलरेडी हायर कंसंट्रेशन है, मॉलिक्यूल्स इस लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में आने की करेंगे, इस तरफ आने की करेंगे, तो इस दौरान जो है जो एनर्जी का इस्तेमाल भी किया जाएगा वो एनर्जी हमारे पास एटीपी होगी। एटीपी के मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि मॉलिक्यूल्स को कम से ज़्यादा में लाया जाए। जब मॉलिक्यूल कम से ज़्यादा में आएंगे तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारे पास होगी। अगर हम बात करेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि इसमें एनर्जी का इस्तेमाल नहीं हो रहा, मॉलिक्यूल्स की खुद की मूवमेंट जो है वो हो रही है, तो इस वजह से यहाँ पर स्लो मूवमेंट होगी। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्योंकि एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है तो ये फास्ट हमें देखने को मिलेगी। उसके अलावा स्मॉल मॉलिक्यूल्स या वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से आ सकते हैं, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लार्ज मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भी आ सकते हैं एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए। अब हम बात करते हैं डिफ्यूजन के हवाले से। एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही है, और कहाँ मूवमेंट हो रही है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। मतलब अगर मॉलिक्यूल्स इस तरफ ज़्यादा मौजूद है और इस तरफ बिल्कुल भी नहीं मौजूद, एक वक्त ऐसा आएगा कि मॉलिक्यूल्स इस हायर कंसंट्रेशन से इस लोअर कंसंट्रेशन में चले आएंगे। इस तरह की मूवमेंट को जो है डिफ्यूजन कहा जाएगा। ये डिफ्यूजन के अंदर गैसेस भी मूवमेंट कर पाती है। मिसाल, सेल के बाहर अगर ऑक्सीजन मौजूद है और सेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पर सेल के बाहर हायर कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन है और सेल के अंदर ऑक्सीजन की लोअर कंसंट्रेशन है, तो सेल मेम्ब्रेन के ही जरिए से ये मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ चले आएंगे। इसी तरह से अगर कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर ज़्यादा मौजूद है और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, तो सेल से ये बाहर की तरफ लोअर कंसंट्रेशन में चली आएगी। तो हमेशा मॉलिक्यूल्स जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाते हैं तो वो डिफ्यूजन होती है। तो गैसेस की डिफ्यूजन हो रही होती है, सॉलिड की भी डिफ्यूजन हो रही होती है। मेटल्स हमारे पास अगर मौजूद होते हैं, इस तरह से हमारे पास दो मेटल्स आपस में मिक्स हो जाते हैं। लिक्विड की भी हमें डिफ्यूजन देखने को मिलती है। तो इस तरह से हमारे पास मूवमेंट जो है मॉलिक्यूल्स की होती है, मॉलिक्यूल्स सारे हिस्से में फिर फैल जाते हैं। तो डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर मॉलिक्यूल एक सब्सटेंस की जो है वो दूसरे सब्सटेंस के साथ में मिक्स हो सकते हैं। मॉलिक्यूल्स की हमें मिक्सिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अब एक और प्रोसेस जिसमें हमेशा से लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, हमेशा से लोग इसको समझ नहीं पाते, और वो है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है। अक्सर तौर पर लोग इसे ऐसे बताते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस में ऐसा नहीं होने वाला। ऑस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है और वो डिपेंड करती है सॉल्यूट के ऊपर।
अगर सॉल्यूट ज़्यादा मौजूद होगा जिस जगह पर, वाटर हमेशा उस जगह जाएगा। मिसाल के तौर पर हम लोग यहाँ पर एक ट्यूब की एग्जांपल लेते हैं जो कि यू शेप की ट्यूब मौजूद है। हमारे पास एक ट्यूब मौजूद है जो कि यू शेप की हमें नज़र आ रही है। इसके एक तरफ जो है वो सॉल्यूट ज़्यादा है और दूसरी तरफ सॉल्यूट साल्ट कम मौजूद है। होगा क्या कि बीच में हमने एक लेयर भी लगा दी जो सेमी परमेबल है, जो कि वाटर को अलाउ करेगी लेकिन साल्ट को अलाउ नहीं करेगी। अब हमने वाटर दोनों में बराबर रखा हुआ है। वाटर की मूवमेंट हमेशा उस जानिब होगी, उस तरफ होगी जहाँ सॉल्यूट ज़्यादा होगा, क्योंकि इस हिस्से में सॉल्यूट ज़्यादा है तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से कम हो जाएगा और इस हिस्से में ज़्यादा हो जाएगा। तो वाटर की मूवमेंट हमेशा लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट की जानिब होगी। एक एग्जाम्पल कि अगर हम बात करें कि हमने एक ज़मीन ली हुई है जहाँ पर खारा पानी मौजूद है और हम चाहते हैं कि उस साल्टी वाटर के अंदर भी प्लांट्स ग्रो कर जाए। खारा पानी पानी दिया जा रहा है और प्लांट्स रखे हुए हैं वहाँ पर, पौधे वहाँ पर रखे हुए हैं। होगा क्या कि वो पानी प्लांट्स को नहीं मिलने वाला, क्योंकि ऑस्मोसिस होगी। पानी जो है प्लांट्स को मिलने के बजाय प्लांट्स का ही पानी बाहर चला जाएगा। तो ऑस्मोसिस में हमेशा वाटर मूव करेगा फ्रॉम लो सॉल्यूट टू हाई सॉल्यूट। उस खारे पानी वाली ज़मीन के अंदर प्लांट की बॉडी लो सॉल्यूट है, बाहर खारा पानी है, बाहर हाई सॉल्यूट है। तो वाटर प्लांट की बॉडी से लो सॉल्यूट से निकल करके हाई सॉल्यूट में चला जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास इसकी भी दो किस्में होंगी, एक को एंडो ऑस्मोसिस और दूसरे को एक्सो ऑस्मोसिस कहा जाएगा। जब सेल के अंदर पानी आएगा तो वो एंडो ऑस्मोसिस, सेल के बाहर पानी जाएगा तो उसे एक्सो ऑस्मोसिस कहा जाएगा। इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगी जो वाटर को अलाउ करेगी, साल्ट वगैरह को अलाउ नहीं करने वाली। अगर हम डिफ्यूजन की बात करते हैं और ऑस्मोसिस के फ़र्क की बात करते हैं तो डिफ्यूजन तमाम चीज़ों के अंदर हो सकती है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। ऑस्मोसिस सिर्फ लिक्विड के अंदर होगी। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे, इसके अंदर सॉल्यूट या सॉल्वेंट दोनों मूव कर सकते हैं। ऑस्मोसिस में सिर्फ सॉल्वेंट की मूवमेंट होती है, सॉल्यूट मूव नहीं करते क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। तो यहाँ पर कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं डिफ्यूजन में, और ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मौजूद है। डिफ्यूजन स्लो प्रोसेस है, ऑस्मोसिस फास्ट प्रोसेस होता है। और डिफ्यूजन तमाम डायरेक्शंस में होता है रैंडमली। ऑस्मोसिस सिर्फ एक डायरेक्शन में होगा जहाँ सॉल्यूट ज़्यादा मौजूद होगा। ये सेल के अंदर हो सकता है और सेल मेम्ब्रेन के जरिए से भी हो सकता है। ये सिर्फ जो है सेल मेम्ब्रेन के जरिए होने वाला प्रोसेस होता है जिसे ऑस्मोसिस कह रहे हैं। डिफ्यूजन लिविंग सिस्टम पर डिपेंड नहीं करता, बाहर भी हो सकता है। अगर हमने गैस मॉलिक्यूल्स को छोड़ दिया तो गैस मॉलिक्यूल्स बाहर जाकर के मूव कर सकते हैं। अगर हमने आइस का एक पैकेट रखा हुआ है, हमने वहाँ पर जो है उसके ऊपर कोई चीज़ डाल देते हैं, इंक वगैरह भी, वो सारे में फैल जाती है। तो नॉन लिविंग चीज़ों में भी डिफ्यूजन हो सकती है, लेकिन ऑस्मोसिस सिर्फ लिविंग चीज़ों में हमें देखने को मिलेगी। अगर हम बात करते हैं प्लांट के अंदर गैसेस का ट्रांसपोर्ट होना, ये डिफ्यूजन की एग्जाम्पल होगा। अगर हम बात करते हैं वाटर का प्लांट के अंदर शामिल हो जाना, रूट से एब्जॉर्ब हो जाना, ये ऑस्मोसिस के अंदर आएगा। अब हम ऑस्मोसिस की बेस पर कुछ सॉल्यूशन का भी जिक्र करते हैं। हमारे पास तीन तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं। एक को हम हाइपरटोनिक कह रहे हैं, दूसरे को आइसोटोनिक, और एक को हम हाइपोटोनिक कह रहे हैं। इसको आप इस तरह से समझ लें कि हमारे पास एक सॉल्यूशन मौजूद है जिसमें ज़्यादा सॉल्यूट मौजूद है। अगर इसमें ज़्यादा सॉल्यूट मौजूद है तो ये हमारे पास होगा हाई सॉल्यूट वाला, और इसे दूसरा हम लोग हाइपरटोनिक भी कहेंगे जहाँ पर ज़्यादा सॉल्यूट मौजूद है। हमने अगर एक सेल को यहाँ पर रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हाई सॉल्यूट है, सेल के अंदर उसके कंपेरिजन में लो सॉल्यूट होगा। जब सेल में लो सॉल्यूट होगा तो पानी जो है लो सॉल्यूट से हमेशा हाई सॉल्यूट जाता है। यहाँ पर लो सॉल्यूट है तो इस लो सॉल्यूट से निकल करके पानी बाहर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। हमें एक्सो ऑस्मोसिस देखने को मिलेगी, सेल श्रिंक हो जाएगा, सेल जो है सूख जाएगा और मर जाएगा। यही बात बयान की जा रही है कि बाहर की तरफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मौजूद है और सेल के अंदर जो है इतना ज़्यादा सॉल्यूट मौजूद नहीं, वाटर मौजूद है ज़्यादा। अब वाटर जो है वो बाहर आना शुरू होगा, सेल श्रिंक हो जाएगा क्योंकि बाहर की तरफ सॉल्यूट ज़्यादा मौजूद था, वाटर हमेशा सॉल्यूट की तरफ जाएगा। इसी तरह से एक ऐसा सॉल्यूशन है जहाँ पर बाहर की तरफ सॉल्यूट ज़्यादा मौजूद नहीं है और सेल के अंदर तो कुछ ना कुछ फूड बन रहा होता है, तो कुछ ना कुछ सॉल्यूट जो है वो सेल के अंदर पड़ा हुआ होगा। तो क्योंकि बाहर की तरफ सॉल्यूट कम है, सेल में ज़्यादा सॉल्यूट मौजूद है, तो पानी जो है सेल के अंदर आना शुरू होगा क्योंकि हाई कंसंट्रेशन में सॉल्यूट जो है वो अंदर मौजूद है। यहाँ पर वाटर का लिखा, वाटर पर डिपेंड नहीं करता, ये सॉल्यूट पर डिपेंड करता है। बाहर की तरफ लो सॉल्यूट है, वाटर लो सॉल्यूट से अंदर सेल में आएगा जहाँ हाई सॉल्यूट होगा, जिसके नतीजे में एंडोऑस्मोसिस होगी, सेल में पानी ज़्यादा आ जाएगा, सेल फूल जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि सेल मेम्ब्रेन बर्दाश्त नहीं करेगी और सेल ब्रस्ट हो जाएगा। तो सेल ऐसी कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर सकता जहाँ बिल्कुल प्योर वाटर हो और सॉल्यूट बिल्कुल भी ना हो, और ऐसी कंडीशन में भी सर्वाइव नहीं कर सकता जहाँ सिर्फ खारा पानी मौजूद हो। सेल आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में सर्वाइव करता है, यानी बाहर भी सॉल्यूट होगा, सेल के अंदर भी सॉल्यूट होगा।
तो वाटर की कोई खास हमें मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। अगर वाटर बाहर जाएगा भी उतना ही वाटर अंदर आएगा। तो इस तरह से सेल जो है वो बैलेंस रहेगा। प्लांट के साथ मामला इस कंडीशन में दूसरा होता है। अगर एक प्लांट सेल पड़ा हुआ है जिसके बाहर की तरफ जो है वो कम सॉलिड है और सेल के अंदर जो है वो ज़्यादा सॉलिड मौजूद है, होगा ये कि वाटर हमेशा हाई सॉलिड में आएगा, जिसके नतीजे में बाहर का जो वाटर होगा वो सेल के अंदर आना शुरू होगा। सेल में जब पानी ज़्यादा आएगा तो सेल का जो वैक्यूल है वो फूल जाएगा। वैक्यूल एक ऐसी जगह होती है पानी को खाने को स्टोर करती है। वैक्यूल फूल जाएगा, वैक्यूल प्रेशर लगाएगा सेल पर, तो सेल मेम्ब्रेन पर एक प्रेशर बनेगा जिसे टर्गर प्रेशर कहा जाएगा और सेल फूला हुआ नजर आएगा जिसे हम टर्जिट कहेंगे। और इसी तरह से अगर सेल एक ऐसी इन्वायरमेंट मौजूद है जहाँ पर बाहर की तरफ ज़्यादा सॉलिड मौजूद है, सेल में इतना सॉलिड नहीं है, पानी हमेशा ज़्यादा सॉलिड में आएगा, तो सेल से निकल करके पानी बाहर आएगा, एक्सोस्मोसिस होगी। इस पर सेल वॉल मौजूद है, सेल वॉल शेप देने का काम करती है, फिक्स रखने का काम करती है। तो सेल जो है श्रिंक नहीं होने वाला, सेल का साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाता है। इस कंडीशन को प्लाज्मोलाइज्ड सेल कहा जाएगा, ऐसी सेल को। और इस प्रोसेस को प्लाज्मोलाइसिस कहा जाएगा जहाँ साइटोप्लाज्म श्रिंक हुआ है, क्योंकि सेल वॉल पड़ी हुई, सेल वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। एक और कंडीशन होती है आइसोटोनिक, जिसके अंदर भी हमेशा सॉलिड अगर थोड़ा सा ही बाहर ज़्यादा मौजूद है तो पानी के बाहर निकलने से सेल जो है वो थोड़ा सा मुरझा जाता है। इस कंडीशन को फ्लेसिड कहा जाता है। ज़्यादा टाइम के लिए अगर हम सॉलिड कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो फ्लेसिड से वो प्लाज्मोलाइज्ड भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस के हवाले से। जब चीज़ें सेल के अंदर आएंगी तो उस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस कहा जाएगा, और जब चीज़ें सेल के बाहर जाएंगी तो इस प्रोसेस को एक्सोसाइटोसिस कहा जाएगा। एंडोसाइटोसिस में ये होता है कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर अगर कोई पार्टिकल मौजूद है, मिसाल के तौर पर सेल मेम्ब्रेन है, ये बाहर पार्टिकल मौजूद है, सेल मेम्ब्रेन जो है इस तरह से अपने आप को मोड़ देगी और पार्टिकल जो है अंदर आ जाएगा। हमें इस तरह की सेल मेम्ब्रेन मुड़ी हुई दिखेगी। पार्टिकल सेल मेम्ब्रेन के अंदर आ जाएगा, सेल मेम्ब्रेन अपने इन हिस्सों को करीब कर लेगी और इस तरह से पार्टिकल जो है वो सेल में दाखिल हो जाएगी, जिस तरह से आपको यहाँ नज़र आ रही। तो इस तरह से सेल मेम्ब्रेन जब मुड़ेगी, अपने आप को अंदर की तरफ करेगी, तो वो कुछ वैक्यूल्स वेसिकल्स को बनाएगी। तो वैक्यूल्स के जरिए से वो चीज़ों को जब अपने अंदर शामिल करी तो वो एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस। और इसी तरह से जब सेल अपने बाहर चीज़ों को निकाल रहा है तो उस प्रोसेस को एक्सोसाइटोसिस कहा जाएगा। अगर मिसाल के तौर पर सेल ये मौजूद है, सेल के अंदर ये पार्टिकल्स मौजूद है, सेल क्या करेगा कि उनके गिर्द में एक जो है वेसिकल बना लेगा और ये वेसिकल जो है इस तरह से बन करके फिर आगे सेल मेम्ब्रेन के पास पहुंचेगी, सेल मेम्ब्रेन के साथ जुड़ करके पार्टिकल्स को बाहर की तरफ निकाल देगी। तो इस तरह से एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सेल अपने में से चीज़ें बाहर निकालेगा, वैक्यूल्स बना करके, इस प्रोसेस को जो है एक्सोसाइटोसिस कहा जाएगा। और ये जो वैक्यूल बनेगा ये फिर इसकी सेल मेम्ब्रेन के साथ में जुड़ जाएगा। अब हम प्लांट्स के जिस स्ट्रक्चर की बात करें वो है हमारे पास सेल वॉल। अगर हम सेल वॉल के बारे में बात करें तो सबसे पहले यही बयान किया जाता है कि सेल वॉल जो है वो नॉन लिविंग इन नेचर होती है। सवाल ये है कि सेल वॉल नॉन लिविंग क्यों होती है, इसे नॉन लिविंग कहने की वजह क्या है? क्योंकि सेल वॉल के अंदर जो केमिकल्स पाए जाते हैं वहाँ पर कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ नहीं हो रही होती। जो केमिकल बनता है, मिसाल के तौर पर सेल के बाहर जा करके वो केमिकल जमा होता जाता है और वो इस तरह से इस स्ट्रक्चर को बनाता है। जो केमिकल सेल वॉल में मौजूद होता है प्लांट्स के अंदर खुसूसन, उसे सेल्यूलोज कहा जाता है। इस तरह से सेल्यूलोज की मौजूदगी की वजह से, कुछ और केमिकल्स की वजह से ये ठोस स्ट्रक्चर, एक सख्त स्ट्रक्चर भी बन जाती है। और क्योंकि हमने कहा कि ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, लेकिन ये तमाम सेल्स की आउटर मोस्ट कवरिंग नहीं होगी। ये बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होगी तो बैक्टीरिया की सेल की आउटर कवरिंग होगी, फंगाई की सेल की, प्लांट्स की सेल की या अलगी की सेल की जो है ये आउटर मोस्ट कवरिंग मौजूद होगी। तो ये जो है सेल को सपोर्ट देने का काम करती है, सेल मेम्ब्रेन को सपोर्ट और मजबूती देने का काम करती है। प्लांट्स में अगर हम बात करें तो ये सेल्यूलोज की बनी है। फंगाई के अंदर जो दूसरा एक केमिकल है जो कि काइटिन कहलाता है उसकी बनी हुई है। और बैक्टीरिया के अंदर जिस केमिकल की बनी हुई है वो है पेप्टाइडोग्लाइकिन। पेप्टाइडो का मतलब होता है अमाइनो एसिड और ग्लाइकिन का मतलब है शुगर्स, यानी कि अमाइनो एसिड और शुगर की कॉम्बिनेशन से बनी हुई सेल वॉल बैक्टीरिया के अंदर हमें देखने को मिलती है। जबकि हम सेल्यूलोज की बात करें, ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है और इस तरह से जो काइटिन है वो भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट्स को आमतौर पर हम शुगर्स कह रहे होते हैं। अगर हम बात करें सेल वॉल की काम की आवाज़ से तो ये सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। खासतौर पर ये तब प्रोटेक्ट करने का काम करती है जब सेल जो है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में मौजूद होगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन किस तरह से होगा कि एक ऐसा सॉल्यूशन हमारे पास मौजूद है जहाँ पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं, लेकिन सेल के अंदर सॉल्यूट ज़्यादा मौजूद है। नतीजा यह होगा कि पानी जो है वो बाहर से अंदर की तरफ आएगा क्योंकि अंदर सॉल्यूट ज़्यादा मौजूद होगा। अब उस सूरत के अंदर ये सेल को प्रोटेक्ट करेगी ताकि सेल फट ना जाए, ब्रस्ट ना हो जाए, तो ब्रस्टिंग से जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का इसे काम करेगी। अब सेल वॉल की वजह से सेल ब्रस्ट नहीं हो रहा, सेल टर्जिट बन जाता है। ये टर्जिट क्यों हुआ? क्योंकि इसने एंडोस्मोसिस की और पानी अपने अंदर दाखिल किया,
जो प्रेशर सेल वॉल के ऊपर अब लगेगा वैक्यूल की तरफ से, साइटोप्लाज्म की तरफ से, उस प्रेशर को टर्गर प्रेशर कहा जाएगा। अब यहाँ पर बयान किया जा रहा है कि वो सेल जिनमें सेल वॉल होती है, अगर सॉल्यूशन का मीडियम जो है वो चेंज हो रहा है, उसमें कंसंट्रेशन डिफरेंस हो रहा है, मतलब कि ज़्यादा सॉल्यूट आ रहे हैं, कभी कम सॉल्यूट है, तो उस सूरत के अंदर भी ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर सकता है प्लांट सेल एनिमल सेल के मुकाबले में, क्योंकि सेल वॉल की मौजूदगी ना होने की वजह से अगर इन्वायरमेंट बाहर का बदलता है, क्वालिटी इन्वायरमेंट हो जाएगा, तब भी एनिमल सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा, और अगर मिसाल के तौर पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो जाती है तब भी जो सेल है वो ब्रस्ट हो जाएगा। तो प्लांट सेल को इतने ज़्यादा मामला नहीं है, लेकिन एनिमल सेल को ज़्यादा मामला बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बयान किया जा रहा है कि क्यों सेल वॉल जो है वो प्लांट्स के पास मौजूद होती है और एनिमल्स के पास मौजूद नहीं होती। पहली बात तो ये है कि हर सेल का एक अलग तरह का स्ट्रक्चर होता है और हर सेल का एक अलग तरह का फंक्शन मौजूद होता है। तो काम के हिसाब से सेल जो है वो डेवलप हुए पड़े, क्योंकि प्लांट्स के सेल एक ही जगह पर मौजूद होते हैं, प्लांट का पूरा स्ट्रक्चर एक जगह पर मौजूद होता है, तो उसे एक जगह पर ठहरे हुए प्रोटेक्शन हासिल करने की ज़रूरत है। एनिमल क्योंकि अगर एक जगह पर मौजूद है, वहाँ पर खतरा है, तो वो वहाँ से दूर जा सकता है, तो इसलिए उसे सेल वॉल की ज़रूरत भी नहीं है। तो इसके हवाले से पहली बात लिखी हुई है कि स्ट्रक्चर सपोर्ट देने का काम कर रही है, ये प्लांट को सपोर्ट कर रही है, उसे सख्त बनाने का काम कर रही है, और इसी तरह से जो है प्लांट की ग्रोथ और प्लांट के अंदर मेंटेनेंस चीज़ों की हो सकती है। उसके अलावा सेल के अंदर जो कंपोनेंट्स पाए जाएंगे वो सेल्यूलोज हो सकते हैं, पेक्टिन हो सकते हैं, या लिगामेंट्स हो सकते हैं। सेल्यूलोज किस तरह से धागे होते हैं, और पेक्टिन जो है वो उन धागों को आपस में जोड़ने का काम करता है। इसी तरह से लिग्निन जो होता है ये सेल को सख्त बनाने का काम कर रहा होता है, सेल को फिर डेड बनाने का काम करेगा ये। इस तरह से जब सेल डेड हो जाएगा लिग्निन की वजह से, तो सेल का स्ट्रक्चर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। उसके अलावा प्रोटेक्शन भी ये देने का काम कर रही है, मैकेनिकल स्ट्रेस से बाहर का दबाव जो होगा उससे बचा रही है, जो जरासीम होंगे उससे बचा रही है, और इन्वायरमेंट से बचाने का काम करेगी, और सेल का एक मेंटेन करके रखती है शेप। उसके अलावा एनिमल सेल्स की बात करें तो ये फ्लेक्सिबल होते हैं, तो इन्हें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए मूव करने के लिए, जगह को बदलने के लिए, एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्ट करने के लिए, तो इसलिए इनके पास सेल वॉल मौजूद नहीं होती। इनके पास जो स्ट्रक्चर देने का काम कर रहा होता है वो अंदर का एक स्केलेटन होता है, जिसे साइटोस्केलेटन कहते हैं, जो सेल की शेप को मेंटेन करने का काम कर रहा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास मौजूद है सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है ये मौजूद है। अब अगर ये सेल मेम्ब्रेन मौजूद है तो इसके बाहर की तरफ जो है प्राइमरी वाल जो है वो डेवलप करती है इस तरह से, तो बाहर की तरफ जो है वो प्राइमरी वाल मौजूद होगी। अब इस सेल मेम्ब्रेन और प्राइमरी वाल इन दोनों के दरम्यान में एक और लेयर आ जाती है, और उसे हम लोग सेकेंडरी सेल वाल भी कहते हैं। तो सेकेंडरी सेल वाल कुछ सेल्स में मौजूद होगी और ये शक्ति प्रोवाइड करने का काम कर रही होगी। उसके अलावा अगर हमारे पास एक सेल है और एक उसकी प्राइमरी वाल है और दूसरे सेल की प्राइमरी वाल है, उन दोनों के बीच में भी एक लेयर मौजूद हो सकती है जिसे मिडल लेमिला कहा जाता है। अब ये सेल वाल होती है उसके अंदर कुछ सुराख होते हैं जिन्हें प्लाज्मोडेस्मेटा या प्लाज्मोडेस्मा कहा जाता है, जिसके ज़रिए से एक सेल का जो सब्सटेंस है वो दूसरे सेल में दाखिल हो सकता है। तो सेल के अंदर जो चीज़ों की ट्रांसपोर्ट होती है ये इस प्लाज्मोडेस्मेटा के ज़रिए से हो रही होती है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस के हवाले से। अगर न्यूक्लियस की बात करें तो ये डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है और इसकी जो कवरिंग होती है उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कुछ सुराख मौजूद होते हैं जिन्हें न्यूक्लियर पोर्स कहा जाता है, और जिसके ज़रिए से एक न्यूक्लियस का जो मटेरियल होगा वो बाहर की तरफ साइटोप्लाज्म में आ रहा होगा, और इस तरह से इसके अंदर का जो फ्लूइड होगा उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाएगा। तो बाहर की तरफ साइटोप्लाज्म पड़ा हुआ है और अंदर की तरफ जो स्ट्रक्चर मौजूद है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर कुछ धागे नुमा स्ट्रक्चर्स मौजूद होंगे जिन्हें क्रोमेटिन मटेरियल कहा जाता है। ये बहुत ही बारीक से धागे होते हैं, बहुत ही पतले धागे होते हैं, फिर ये आपस में जुड़ करके बड़े से मोटे से स्ट्रक्चर्स बना देते हैं जिन्हें हम क्रोमोसोम कह रहे होते हैं। उसके अलावा इसके अंदर एक और सेंट्रल पार्ट भी मौजूद हो सकता है जिसे न्यूक्लियोलस कहा जा सकता है। अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियस के हवाले से, तो न्यूक्लियस का पहला काम सेल्यूलर रिप्रोडक्शन के हवाले से लिखा हुआ है कि ये सेल को रिप्रोड्यूस करने का काम करता है। होता है इस तरह से कि न्यूक्लियस में डीएनए है और डीएनए डबल होता है। जब डीएनए डबल होगा तो फिर सेल जो है वो डिवाइड हो पाएगा, और इस तरह से रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को कंट्रोल भी जो है वो न्यूक्लियस कर रहा होता है। तो इस तरह से सेल डिवाइड होता है, दो सेल बनाता है, ये सारा प्रोसेस जो है न्यूक्लियस के कंट्रोल में, डीएनए के कंट्रोल में मौजूद होता है। अब न्यूक्लियस का ही काम होता है कि वो बता रहा होता है कि सेल ने किस तरह से डेवलप होना है, सेल ने क्या क्या स्ट्रक्चर्स जो है वो हासिल करने हैं। तो इन्वायरमेंट के हिसाब से देखेगा कहाँ पर मौजूद है, और फिर अपने डीएनए को वो एक्टिवेट करेगा, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को कराएगा, फिर ये अलग अलग सेल्स में बदल जाता है। तो इस तरह से हमारे पास एक सिंगल सेल मुख्तलिफ सेल्स में तकसीम हो जाता है। इस प्रोसेस को सेल डिफरेंटिएशन कहा जाता है, जब एक अकेला सेल जो है अलग अलग किस्मों में बदल रहा होता है। तो इस तरह से सेल डिफरेंटिएशन भी हमें देखने को मिलेगी, जो कि न्यूक्लियस की वजह से और कुछ और केमिकल्स की वजह से हो रहा होगा। यहाँ पर आप न्यूक्लियस की दोनों लेयर्स को देख सकते हैं, एक ये लेयर मौजूद है, दूसरी ये लेयर मौजूद है। तो एक आउटर मेम्ब्रेन
और दूसरी जो होगी वो इनर मेम्ब्रेन होगी। तो ये जो है इनर मेम्ब्रेन और ये वाली आउटर मेम्ब्रेन। अब इन दोनों के दरम्यान में प्रोटीन मौजूद है जिसके ज़रिए से चीज़ें जो है वो दाखिल हो सकती है। इन प्रोटीन में सुराख मौजूद है जिन्हें हम पोर्स कह रहे हैं, और इन प्रोटीन को हम पोरिन कह रहे होते हैं। तो इस तरह से ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स भी मौजूद है। उसके अलावा इसके ऊपर कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद हो सकते हैं। बाहरी तरफ से वो राइबोसोम के स्ट्रक्चर होते हैं, और इसके साथ में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो भी जुड़ा होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है इन्हें हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप सिंपल स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियस की डबल लेयर। अब इसमें ये सुराख मौजूद है जिसके जैसे चीज़ें बाहर जा सकती हैं या अंदर आ सकती है। इन सुराखों को न्यूक्लियर पोर्स कह रहे हैं। ये सुराख प्रोटीन की वजह से बन रही है, यानी इनके मतलब कि यहाँ पर प्रोटीन मौजूद है जिसके बीच का रास्ता है, इस वजह से ये चीज़ें आ जा सकती है। अब इसमें छोटे से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद है सारे न्यूक्लियस में फैले हुए, जिन्हें हम क्रोमेटिन मटीरियल कह रहे हैं। यही आगे जाके क्रोमोसोम बनेंगे। एक और जगह भी मौजूद है जिसे न्यूक्लियोलस कहा जा रहा है, सेंट्रल रीजन, और इसका जो पानी है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जा रहा है, जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें मिक्स हुई पड़ी होंगी। क्रोमेटिन मटीरियल बाद में जो है इस तरह के स्ट्रक्चर्स में बदल जाते हैं। और ये क्रोमेटिन मटीरियल की अगर हम बात करेंगे, डीएनए और दूसरा जो है हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। तो यही बात करें अगर हम क्रोमोसोम के हवाले से, ये हमारे पास विजिबल होते हैं सिर्फ तब जब सेल डिवाइड हो रहा होता है। उससे पहले क्रोमोसोम का वजूद ही नहीं होता। क्रोमोसोम जो है सिर्फ बनते ही सेल के डिवीजन के टाइम पर है। उससे पहले ये छोटे से धागे क्रोमेटिन मटीरियल की सूरत में मौजूद होते हैं। तो ये जब क्रोमोसोम बदल जाते हैं तो फिर ये रॉड के जैसे हमें दिख रहे होते हैं। क्रोमोसोम की बात करें तो इनका काम जो है वो डीएनए को ट्रांसफ़र करने का होता है। ये डीएनए को एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ट्रांसफ़र कर रहा होता है, यानी कि हमारे पेरेंट्स में जो डीएनए वही हमारे अंदर आएगा। तो ये हमारे सेल्स के ज़रिए से, हमारे क्रोमोसोम के ज़रिए से आ रहा होगा। क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ है, जैसे कि हमने बात की। 60% इसके अंदर प्रोटीन होगा और 40% इसके अंदर डीएनए मौजूद होता है। डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं, और अलग अलग तरह के जीन अलग अलग काम करेंगे। तो हमारी बॉडी के जो भी स्ट्रक्चर्स बनेंगे उन सारों की इन्फॉर्मेशन डीएनए के पास मौजूद, जीन्स के पास होगी कि हमने क्या स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। तो डीएनए जो है उसी के टुकड़ों को, फ्रेगमेंट्स को ही जीन कहा जाता है। तो डीएनए एक हमारे पास मौजूद है, उसके अंदर ये वाले टुकड़ा पड़ा हुआ है। इस टुकड़े को मिसाल हम जीन कहेंगे, और ये टुकड़ा मिसाल के तौर पर एक केमिकल को बना रहा है जो कि इंसुलिन। और इंसुलिन आपको मालूम है कि हमारे अंदर शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है। तो इस तरह से डीएनए के पास जीन से, और वो अलग अलग चीज़ों को बना रहे होंगे। बयान किया जा रहा है जो सेल डिवाइड नहीं हो रहा तो उसके अंदर जो क्रोमोसोम है वो स्ट्रक्चर ही नहीं मौजूद, तब क्रोमेटिन मटेरियल मौजूद है और उसी के अंदर डीएनए पड़ा हुआ है। क्रोमेटिन मटेरियल हमें जो है थ्रेड की जैसे नजर आता है, जो आपस में टेंगल हुई पड़ी, जो कि सुलझी हुई नहीं है। जब सेल डिवाइड होगा तब क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो आपस में जुड़ करके क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाएगा। मतलब कि ये धागे हैं जो पहले अनऑर्गेनाइज्ड पड़े हुए थे, अब ये धागे इस तरह से जुड़ करके एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में अरेंज हो जाएंगे, और इस तरह से क्रोमोसोम वजूद में आ जाएंगे। अब हमारे पास दो तरह के सेल होते हैं, एक को प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरे को यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है। एक ऐसा सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है उन्हें प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाएगा। प्रो का मतलब होता है शुरुआती, और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि इनमें प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। ना इनमें प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद है, ना इनके अंदर कोई न्यूक्लियर रीजन कोई खास तरह से मौजूद है। और इनका जो जेनेटिक मटीरियल है, जो इनका डीएनए जिस जगह पर पड़ा हुआ है, उसी को न्यूक्लियोइड रीजन कहा जा रहा है। जबकि हमारे सेल्स की बात करें, हमारे यूकैरियोटिक सेल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद है, न्यूक्लियोप्लाज्म भी मौजूद है, न्यूक्लियोलस भी, और क्रोमेटिन मटेरियल भी मौजूद है। सेल बिल्कुल शुरुआती किस्म का होता है, बिल्कुल प्रिमिटिव किस्म का होता है, और काफ़ी सारे ऑर्गेनेल जो हैं वो भी मौजूद नहीं होते। जबकि ये सेल जो है इसके अंदर तमाम मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल, यानी कि वो ऑर्गन जिनके ऊपर कवरिंग मौजूद है वो मौजूद होते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो क्लोरोफिल इनमें मौजूद होता है, वो कुछ वेक्यूल्स के अंदर वेसिकल्स में मौजूद होता है। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे, खासतौर पर उन जानदारों की जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, और में जो क्लोरोफिल पाया जाएगा वो खास स्ट्रक्चर्स में पाया जाएगा जिसे प्लास्टिड कहा जाता है। अगर हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल की क्रोमोसोम के हवाले से, अकेला क्रोमोसोम होता है और वह भी सिर्फ डीएनए का बना होता है। तो हम इसे नॉट ट्रू क्रोमोसोम कहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो क्रोमोसोम पाया जाता है उसमें डीएनए और साथ में हिस्टोन होता है। तो इस तरह से एक से ज़्यादा हमारे पास क्रोमोसोम होते हैं। राइबोसोम भी जो है अगर हम बात करेंगे वो साइटोप्लाज्म में सिर्फ पड़े हुए होंगे, बिखरे हुए होंगे। और यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके ऊपर राइबोसोम मौजूद होते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो बैक्टीरिया, कुछ पुराने बैक्टीरिया जिन्हें आर्किया कहा जाता है, साइनोबैक्टीरिया, ये इसकी एग्जाम्पल है। यूकैरियोटिक सेल की एग्जाम्पल में प्रोटोजोआ हो गया, अल्गी हो गया, फंगाई हो गया, प्लांट्स हो गया और एनिमल्स, ये सारे यूकैरियोटिक सेल की एग्जाम्पल्स हैं। अब अगर हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म के हवाले से, तो सेल मेम्ब्रेन अगर मौजूद है और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन अगर मौजूद है
तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक का जितना भी हमारे पास फ्लूइड मौजूद होता है उसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। तो यूकेरियोटिक सेल के अंदर इस तरह से साइटोप्लाज्म मौजूद है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्योंकि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती तो सारा का सारा ही जो है वहाँ पर साइटोप्लाज्म होता है। अगर हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म के बारे से, ये फ्लूइड है जो कि सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होगा। इसके अंदर कई सारे ऑर्गेनेल मौजूद होंगे जिनके अलग अलग काम होंगे, हर ऑर्गेनेल अलग अलग काम करेगा। सेल ऑर्गेनेल जो है उनके ऊपर भी मेम्ब्रेन मौजूद होगी। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई खास तरह का न्यूक्लियर रीजन नहीं होता और ना ही इसके अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल मौजूद होते हैं। यूकेरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और मेम्ब्रेन वाले पार्ट्स जो है वो मौजूद होंगे। अब हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स के हवाले से। जैसे कि अगर हमारे पास कोई बड़ा सेल है, कोई कॉम्प्लेक्स सेल है जिसने कई सारे काम करने होते हैं और खासतौर पर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के सेल्स होते हैं, तो क्योंकि उन्हें बहुत सारे एक्टिविटीज़ करनी होती है इसलिए उनके पास खुद अंदर की तरफ कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। तो इस तरह से हर पार्ट की अलग अलग एक्टिविटी होगी जो कि एक दूसरे से मुख्तलिफ होगी। मिसाल, सेल ने एनर्जी बनानी तो उसके लिए एक अलग पार्ट मौजूद होगा। सेल ने फोटोसिंथेसिस करना है तो उसके लिए एक अलग पार्ट होगा। सेल ने कुछ मॉलिक्यूल्स बनाने हैं तो उसके लिए अलग मौजूद होगा। तो इस तरह से अलग अलग पार्ट्स मौजूद हैं जो मेम्ब्रेन से बंधे हुए हैं जिन्हें हम ऑर्गेनेल्स कह रहे होते हैं। तो ये ऑर्गेनेल्स का मौजूद होना प्रोकैरियोटिक सेल से यूकेरियोटिक सेल को अलग कर रहा होता है। अगर हम बात करें कि कुछ ऑर्गेनेल्स बहुत छोटे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखते हैं। अब हम बात करते हैं एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के हवाले से कि सेल के अंदर कुछ ट्यूब्स होती है, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स जो है वो इस तरह से मौजूद होती है और इन ट्यूब्स के स्ट्रक्चर को जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, प्लाज्मिक का मतलब होता है फ्लूइड। ये फ्लूइड के अंदर मौजूद है और फ्लूइड के अंदर क्या मौजूद है? रेटिकुलम, एक जाल मौजूद है। तो इस तरह से ट्यूब्स का जाल मौजूद है, यहाँ शीट्स का जो है वो जाल मौजूद है। तो ये जो है हमें बड़ी ट्यूब्स के जैसे या कुछ राउंड ट्यूब्स के जैसे या बड़े बैग्स के जैसे स्ट्रक्चर्स हमें नज़र आ रहे होते हैं। अगर हम बात करेंगे इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो सेल मेम्ब्रेन के जैसे ही होती है। आमतौर पर सेल में जितनी भी मेम्ब्रेन्स पाई जाती है वो तमाम की तमाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसे, सेल मेम्ब्रेन के जैसी दिखती है। इसीलिए ये अंदाज़ा किया जाता है कि हमारे पास पहले प्रोकैरियोटिक सेल थे, फिर सेल मेम्ब्रेन ही टूट करके उनके अंदर कुछ हिस्सों में जो है ढक लिया उसने और इस तरह से हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंड्री ऑर्गेनेल्स जो है वो बन गए। इसे मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन थ्योरी जो है कहा जाता है। अगर हम बात करेंगे एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के हवाले से, उसकी दो किस्में होती है, एक को रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, दूसरे को स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम कहा जाता है। अगर हम बात करेंगे तो ये आमतौर पर दोनों सेल्स में मौजूद होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर कोई एक किस्म जो है वो ज़्यादा मौजूद होगी। मिसाल के तौर पर मसल्स के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जो है वो ज़्यादा मौजूद है। मसल्स में और लिवर में ये स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम ज़्यादा मौजूद है। मसल में जो स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम मौजूद होगा उसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहा जाता है। वो वहाँ पर कैल्शियम को स्टोर करने का काम करेगा। स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के डिफरेंस की अगर हम बात करेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम हमें स्मूथ दिखाई देता है जबकि रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की अपीयरेंस जो है वो रफ नजर आती है। स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के ऊपर कोई राइबोसोम मौजूद नहीं होते, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम हमें दिख रहे होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का काम जो है वो ड्रग्स के डिटॉक्सिफिकेशन में हो सकता है, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम ये काम नहीं करेगा। अगर हम बात करें कि स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के हवाले से, ये हार्मोन्स को, एंजाइम को प्रोड्यूस करने का काम करता है। उसके अलावा ये कैल्शियम को भी स्टोर करने का काम करता है। जबकि रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का काम ना एंजाइम को प्रोड्यूस करने का होगा ना हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने का होगा। ये स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम लिपिड के कुछ मॉलिक्यूल्स को भी प्रोड्यूस करता है, जबकि रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का काम लिपिड के मॉलिक्यूल्स को बनाने का भी नहीं होता। तो ये सिर्फ प्रोटीन बनाने का काम कर रहा होता है रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का काम प्रोटीन के साथ नहीं होता। रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम प्रोटीन तभी बना पाता है क्योंकि इसके पास प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम मौजूद होता है। यहाँ पर आप एंडोप्लाज्म रेटिकुलम को देख रहे हैं कि इस तरह से ये मौजूद है जो कि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से लेकर के ये सेल मेम्ब्रेन तक मौजूद हो सकते हैं। तो इसके दो हिस्से हैं, या तो ये रफ होंगे जिसके ऊपर ये दाने मौजूद है जिन्हें हम राइबोसोम कह रहे हैं, या ये स्मूथ हमें दिख रहे होंगे। फिर बात करते हैं गोल्जी बॉडीज़ के हवाले से। इसे नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसके डिस्कवर करने वाले शख्स जो थे उनका नाम गोल्जी था, कैमेलो गोल्जी, जिन्होंने इसे डिस्कवर किया था। अगर हम गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये इस तरह से वेसिकल्स होते हैं, लंबे से वेसिकल्स होते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल में, एक दूसरे के साथ में अरेंज हुए पड़े होते हैं और इस तरह के स्ट्रक्चर को जो है वो सिस्टनी कहा जाता है। अब यहाँ गोल्जी बॉडीज़ के बारे में लिखा हुआ है कि इनकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उनका जो कनेक्शन होता है वो जुड़ी हुई हो सकती हैं एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के साथ में। इस तरह से ये आपस में जुड़ करके
एक मेम्ब्रेन सिस्टम जो है वो बनाती है। तो सेल के अंदर मेम्ब्रेन्स भी आपस में जुड़ करके एक सिस्टम बनाती है जहाँ पर फिर वो चीज़ों की ट्रांसपोर्ट के अंदर इन्वॉल्व होती है। हवा की जो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का मटेरियल बनेगा वो गोल्जी बॉडीज के पास आता है, वहाँ पर वो पैक्ड होता है और वेसिकल्स में वो बंद हो करके फिर गोल्जी बॉडीज ही उसे सेल के मुख्तलिफ हिस्सों में ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा होता है। तो ये जो है चीज़ों को स्टोर करता है, चीज़ों को मॉडिफाई करता है, उसके अलावा चीज़ों को पैक करके फिर वेसिकल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। कुछ केसेस के अंदर शुगर्स के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भी इनमें से बनते हैं, गोल्जी बॉडीज़ में से। जो शुगर की यहाँ पर मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड हो सकते हैं, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके साथ में प्रोटीन या फिर लिपिड जुड़ा होगा। उसके अलावा ये लाइसोसोम और कुछ और पार्ट्स को भी बनाने का काम करता है जिनमें पेरोक्सिसोम या जो है गिलायोक्सिसोम्स होते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर सिर्फ आपकी बुक के अंदर लाइसोसोम का जिक्र है, तो उसी का हम डिस्कस करेंगे कि ये लाइसोसोम क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं लाइसोसोम के हवाले से। लाइसोसोम जो होते हैं दरअसल ये मेम्ब्रेन बाउंड्री से एक होते हैं, यानी कि एक ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कि मेम्ब्रेन से बंधे होते हैं और इनके अंदर एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम, वो एंजाइम जो डाइजेशन में हेल्प करेंगे। और ये एंजाइम दरअसल बनाने का जो काम होता है वो रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का होता है। तो रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जो है वो एंजाइम बनाएगा और वो एंजाइम जो है लाइसोसोम के पास पहुंचेंगे और लाइसोसोम उन एंजाइम्स को स्टोर करता रहेगा। और उसके अलावा लाइसोसोम की बात करें तो ये जो है काफ़ी सारी चीज़ों को बाहर भेजने का भी काम कर रहे होते हैं, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम का भी काम कर रहे होते हैं। अब अगर हम बात करेंगे ये किस तरह से चीज़ों को बाहर भेजने का काम कर रहे होते हैं, ये सेल के अंदर जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल्स दाखिल होते हैं, बाहर से कोई जरासीम दाखिल होता है सेल के अंदर, या कोई सेल पुराना हो चुका है, तो जब भी कोई फॉरेन बॉडी सेल के अंदर दाखिल होता है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया या कोई फूड का मॉलिक्यूल हो गया या पुराने सेल के ऑर्गेनेल हो गए, तो उन्हें सेल के अंदर फिर ख़त्म करने का जो काम होगा वो लाइसोसोम्स का होगा। लाइसोसोम जो है अपने एंजाइम्स रिलीज कर देंगे और उस सब्सटेंस को जो है तोड़ने का काम कर देंगे। यही वजह थी कि लाइसोसोम के अंदर कई सारे पावरफुल एंजाइम मौजूद थे जो कि उन कंपाउंड्स को तोड़ने का काम कर रहे हैं। कभी कभार सेल के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, डिस्टर्बेंस हो जाती है सेल के अंदर, तो उस दौरान जो है सेल अगर डैमेज हो जाता है तो लाइसोसोम जो है वो टूट जाते हैं। जब लाइसोसोम टूट जाते हैं तो एंजाइम्स के बाहर आ जाते हैं और वो अपने ही सेल को तोड़ना शुरू कर देते हैं। जब लाइसोसोम अपने ही सेल को तोड़ रहे हैं तो उस दौरान हम लाइसोसोम को सुसाइडल सेक या सुसाइडल बेक्स ऑफ द सेल कह रहे हैं कि ये सेल को ही ख़त्म करने का काम करे अंदर से। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के हवाले से। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। पावर हाउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सेल के लिए एनर्जी जनरेट करने का काम करता है। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस एनर्जी जनरेट करने वाला रेस्पिरेशन हो रहा होता है। इसकी अगर हम बात करते हैं दो लेयर्स होती है, एक बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है जिसमें सुराख मौजूद होते हैं और एक अंदर वाली इस तरह से फोल्डेड मेम्ब्रेन होती है। तो ये जो फोल्डेड मेम्ब्रेन है इसके अंदर जो है कई सारे फॉल्स मौजूद है, इस वजह से कई सारे रिएक्शन जो है इस मेम्ब्रेन पे हो सकते हैं। तो ये जो है इनर मेम्ब्रेन, इसके जो फोल्ड है वो एटीपी जनरेटिंग रिएक्शंस को आसानी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जब एटीपी का मॉलिक्यूल बनाया जाएगा जो कि असल में होगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसके अंदर 3 फास्फेट मौजूद होंगे, ये एटीपी का मॉलिक्यूल जो है टूट करके एनर्जी प्रोवाइड करेगा। मतलब कि इसमें 3 फास्फेट है, इसका एक फास्फेट अलग हो जाता है, फिर हमारे पास एनर्जी हासिल हो रही होती है और फिर उस एनर्जी का इस्तेमाल मुख्तलिफ केमिकल एक्टिविटीज़ के लिए हो सकता है। तो क्योंकि एटीपी का मॉलिक्यूल बन रहा है और एटीपी एनर्जी दे रहा है, इसलिए एटीपी को करेंसी ऑफ एनर्जी कहा जाता है। तो बॉडी को जब भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो एटीपी को तोड़ेगा, एटीपी में से एक फास्फेट को अलग करेगा, इस तरह से फिर वो एनर्जी का इस्तेमाल नए मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए या अपने काम के लिए कर सकता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अगर हवाले से बात करेंगे तो इसे एक अलग ऑर्गेनेल कहा जाता है, एक अजीब ऑर्गेनेल कहा जाता है। वजह यह कि माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए मौजूद है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद के राइबोसोम मौजूद है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है वो सेल के डीएनए से मुख्तलिफ है, इसका राइबोसोम जो है वो भी सेल के डीएनए से अलग होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया अपने खुद से जो है वो डिवाइड भी हो सकता है, अपने खुद के प्रोटीन भी बना सकता है। एक ये भी अंदाज़ा किया जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया किसी तरह के बैक्टीरिया है क्योंकि इनका डीएनए बैक्टीरिया के जिससे ज़्यादा है और इसके राइबोसोम भी बैक्टीरिया के जिससे ज़्यादा हम नक्स जाते हैं। तो इसीलिए ये अंदाज़ा किया जाता है कि बैक्टीरिया सेल के अंदर आ गया, सेल के साथ रहना शुरू हो गया और रेस्पिरेशन के प्रोसेस में सेल को हेल्प कर रहा है। क्योंकि ये सेल को नुकसान नहीं पहुंचा रहा तो अब सेल का ये मुकम्मल तौर पर पार्ट बन चुका है। सेल से अपने लिए भी एनर्जी हासिल करता है और बाहर सेल को भी प्रोवाइड कर रहा है। तो एक सिम्बायोसिस बना करके सेल के साथ रह रहा है। प्लास्टिड्स के लिए भी यही गुमान किया जाता है कि ये भी किसी तरह के फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे जो कि हमारे सेल्स के अंदर आ गए। खुसूसन अगर हम बात करते हैं तो ये प्लांट्स के और अलगी के सेल के अंदर मौजूद होते हैं। अब इसकी दो किस्में हमारे पास, एक कलर देने वाले होंगे क्रोमोप्लास्ट और दूसरे जो कलरलेस होंगे जिन्हें हम ल्यूकोप्लास्ट कहेंगे। क्रोमोप्लास्ट जो है उसकी एक किस्म होती है जिसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है।
तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट मौजूद होगा जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है फोटोसिंथेसिस के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर येलो, ऑरेंज और मुख्तलिफ पिगमेंट इस तरह से और भी मौजूद होते हैं जिन्हें कैरोटीनॉइड्स कहा जाता है। तो क्लोरोफिल भी लाइट को एब्जॉर्व करेगा और दूसरे जो पिगमेंट्स हैं वो भी लाइट को एब्जॉर्व करेंगे। पिगमेंट हम उन केमिकल्स को कह रहे हैं जो कलर देने का काम करें। ये कलर भी दे रहे हैं और रोशनी को भी एब्जॉर्व करने का काम करें। जबकि अगर हम ल्यूकोप्लास्ट की बात करेंगे तो इनका कलर देने का काम नहीं होता। ये जो है स्टोरेज का काम करते हैं। ये फूड के मालिक्यूल्स को, ऑयल्स को, प्रोटीन को अपने अंदर स्टोर कर रहे होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो उसके अंदर कई सारे मेम्ब्रेन लेयर्स मौजूद होती हैं। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के अंदर कई सारे इस तरह की मेम्ब्रेन की लेयर्स होती है जिन्हें थैलेकॉइड्स कहा जाता है। और इसके अंदर का जो फ्लूइड होता है उसे स्ट्रोमा कहा जाता है। और उनके स्ट्रक्चर के बारे में बयान किया जा रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जैसे काफ़ी ज़्यादा, और इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया की ही तरह अपना डीएनए और अपने राइबोसोम है जो कि सेल से मुख्तलिफ है। यहाँ पर आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि ये इसकी आउटर लेयर, दूसरी एक और लेयर इसके पास मौजूद है जो कि फोल्डेड नहीं होती, माइटोकॉन्ड्रिया की फोल्डेड लेयर होती है। इसके अंदर ये मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर्स मौजूद है जिन्हें थैलेकॉइड कहा जा रहा है। अब यहाँ पर दो रिएक्शन होते हैं, एक लाइट रिएक्शन, दूसरा डार्क रिएक्शन, जिसे केल्विन साइकिल कहा जाता है। तो दोनों ही फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन यहाँ पर होते हैं। जो लाइट रिएक्शन होता है जिसमें लाइट एब्जॉर्ब की जाती है वो जो इसकी थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे होता है, और जो डार्क रिएक्शन होता है वो इसके फ्लूइड पोर्शन में यानी कि स्ट्रोमा में हो रहा होता है। तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कराने में इन्वॉल्व होता है। अगर वैक्यूल्स की बात करें तो ये स्टोरेज सेक होते हैं जो कि सेल के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये लिक्विड को या सेल के अंदर बनने वाले सॉलिड को स्टोर करने का काम करते हैं। एनिमल सेल के अंदर स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं जिन्हें वेसिकल्स कहा जा रहा होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन से बने हुए होते हैं। जबकि प्लांट सेल के अंदर जो है बड़ा वैक्यूल मौजूद होता है। अगर हम बात करें शुरू के अंदर छोटे वैक्यूल्स होते हैं, वो आपस में जुड़ करके बड़ा वैक्यूल बना रहे होते हैं। तो एक सेंट्रल वैक्यूल जो है वो मौजूद होगा जो सेल का 50 से लेकर के 90% तक का हिस्सा जो है उसी वैक्यूल के पास होगा। वैक्यूल के अंदर जो चीज़ें मौजूद होगी, प्लांट सेल के वैक्यूल के अंदर जो मिक्सचर मौजूद होगा उसे सेल सेप कहा जाएगा। और सेल सेप की मदद से जो है साइटोप्लाज्म पर प्रेशर लगता है और इस वजह से टर्जिडिटी और शक्ति जो है सेल के अंदर मिलती है। कुछ सेल जिनकी सेल वॉल बहुत ही नरम होती है तो ये वैक्यूल ही जो है वो उन्हें शक्ति देने का काम कर रहा होता है। तो ट्रिगर प्रेशर की वजह से ही प्लांट्स जो है वो खड़े रह पाते हैं जिनमें वुड वगैरह नहीं बनता या बहुत ही छोटे प्लांट्स होते हैं। काफ़ी सारे सब्सटेंसेस जो है वो वैक्यूल में स्टोर हो रहे होते हैं, जैसे कि अमाइनो एसिड होंगे, शुगर्स होंगे या कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, प्रोटीन्स होंगे, ये वैक्यूल जो है जमा करता है। कुछ जानदार जैसे कि प्रोटोजुआ है, सिंगल सेल वाले एनिमल्स जो हमारे पास मौजूद हैं, उनके अंदर फूड वैक्यूल्स भी बनते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी बनते हैं। फूड वैक्यूल जो है खाने को डाइजेस्ट करने का काम करेंगे। उसके अलावा वाटर को लॉस कराने के लिए उनके पास कुछ वैक्यूल्स होंगे जिन्हें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कहा जाएगा, जो एक्स्ट्रा वाटर को उनमें से लॉस कराने का काम करेंगे। अब हम बात करते हैं एक ऐसे प्रोसेस के हवाले से जिसमें सेल अपने आप को डिवाइड करता है, और उस प्रोसेस को जो है सेल डिवीजन कहा जाता है। एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर नए सेल बनाए जाते हैं, उस प्रोसेस को जो है सेल डिवीजन कहा जाता है। सेल डिवीजन की दो किस्में होती हैं, एक को माइटोसिस कहा जाता है, दूसरे को मियोसिस कहा जाता है। एक और किस्म भी होती है जिसे अमाइटोसिस कहा जाता है। अमाइटोसिस के अंदर जो है सेल सिंपली अपने आप को डिवाइड कर देता है, और अमाइटोसिस हमें जो है बैक्टीरिया जैसे जानदारों में देखने को मिलती है। बाकी बड़े जानदारों के अंदर या यूकैरियोटिक जानदारों के अंदर माइटोसिस या मियोसिस हो रही होगी। माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसके अंदर सेल अपने जैसे सेम टू सेम सेल जो है वो बना रहा होता है। तो अपने सेल की कॉपी जो है वो माइटोसिस में वो बना रहा होता है और अपनी ग्रोथ को इस तरह से कंटिन्यू करता है। एक सेल बना, फिर उसके बाद दूसरा सेल बना, और इनमें क्रोमोसोम की तादाद जो है वो भी सेम रहेगी। तो वो अपनी ग्रोथ के लिए बनाएगा नए सेल, पुराने सेल्स को रिप्लेस करने के लिए बनाएगा, या फिर जो डेड इंजर्ड सेल्स होंगे उनको रिप्लेस करने के लिए नए सेल बनाएगा माइटोसिस में। लेकिन जब उसने गेमेट्स बनाने होंगे, कुछ खास तरह के सेल बनाने होंगे जिन्होंने आगे रिप्रोडक्शन में काम करना है, तो तब जो है मियोसिस का प्रोसेस हो रहा होगा। माइटोसिस और मियोसिस की जब हम बात करते हैं डिफरेंस की आवाज़ से, तो ये हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर हो रहा होगा माइटोसिस, जो ग्रोथ वगैरह कराएगा, जबकि मियोसिस सिर्फ हमारे गेमेट्स के अंदर एग या स्पर्म के अंदर हो रहा होगा। माइटोसिस के अंदर 2 सेल बनते हैं, मियोसिस में 4 सेल बनते हैं। माइटोसिस के अंदर क्रोमोसोम की तादाद सेम रहती है, मियोसिस के अंदर क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। अगर एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है तो मियोसिस के नतीजे में जो क्रोमोसोम होंगे वो 23 बन जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। ये ग्रोथ और रिपेयरिंग में हेल्प कर रही है, जबकि ये रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो रही होती है। और जब 2 सेल्स बनेंगे गेमेट्स, वो आपस में जुड़ेंगे तो इस तरह से जाइगोट बनाने का काम होगा। अब आपके जहन में ये सवाल हो सकता है कि सर किस तरह से माइटोसिस क्रोमोसोम को सेम रखने का काम कर रही है और किस तरह से मियोसिस के अंदर मामला हो रहा है। सिंपली हमारे पास समझ लो कि हमारे पास एक सेल मौजूद है जिसके अंदर इस तरह से ये क्रोमोसोम मौजूद है। होता यही कि सेल डिवीजन से पहले ही ये क्रोमोसोम अपने आप को डबल कर देता है, जिसे हम
डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस कहते हैं। तो क्रोमोसोम हमारे पास इस तरह से होता है। जब हमारे पास डॉटर सेल बनेगा तो एक सेल जो है उसका एक समझ लीजिए कि इस तरह से आधा हिस्सा हो रहा होगा, तो क्रोमोसोम का भी आधा हिस्सा हो रहा होगा। एक क्रोमोसोम एक तरफ पहुंचेगा और दूसरा क्रोमोसोम जो है वो दूसरी तरफ इस तरह से जा पहुंचेगा। तो इस तरह से हमारे पास एक क्रोमोसोम में से एक एक क्रोमोसोम जो है दोनों सेल्स में पहुंच रहा है। फिर दोबारा से जब इन सेल्स ने डिवाइड करना होगा तो इस तरह से हमारे पास ये डबल हो जाएंगे क्रोमोसोम इनके, और फिर सेल जब डिवाइड होगा तो क्रोमोसोम भी आधे आधे डिवाइड होंगे। इस तरह से फिर एक एक क्रोमोसोम जो है दोनों सेल्स में पहुंचेगा। तो इस तरह से माइटोसिस क्रोमोसोम को सेम रखने का काम करती है। मियोसिस में ऐसा नहीं होता। मियोसिस में इस तरह से होगा कि अगर एक सेल के पास जो है मिसाल के तौर पर इस तरह से हमारे पास मौजूद है एक क्रोमोसोम, तो वो पूरा का पूरा जो क्रोमोसोम है वो दूसरी तरफ चला जाएगा। हम कहेंगे इस सेल के पास दो क्रोमोसोम है, लेकिन मियोसिस के नतीजे में जो सेल्स बनेंगे एक के पास एक क्रोमोसोम पहुंचेगा और दूसरा सेल जो होगा उसके पास भी इस तरह से फिर एक क्रोमोसोम पहुंचेगा। तो मियोसिस क्रोमोसोम को हाफ कर देती है, जबकि माइटोसिस क्रोमोसोम को सेम रखने का काम करती है। जब एक सेल के अंदर क्रोमोसोम हाफ हो चुके हैं तो फिर दोबारा से जब वो सेल दूसरे सेल के साथ जुड़ेगा, मिसाल ये एक स्पर्म सेल बना था जिसमें क्रोमोसोम 23 मौजूद है, जब ये एक सेल के पास मिलेगा एक सेल में भी 23 क्रोमोसोम है, तो इन दोनों के जुड़ने से जो जाइगोट बनेगा 23 स्पर्म में आए 23 एग में आए, इस तरह से क्रोमोसोम दोबारा से पूरे हो जाते हैं। तो क्रोमोसोम को हाफ करना ताकि रिप्रोडक्शन हो सके, जाइगोट बन सके, ये काम मियोसिस का होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही था। लास्ट में मैं आप सबसे यही कहूँगा कि इस चैनल को सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इंशाल्लाह आइंदा से ऐसी और वीडियोस भी आएंगी जहाँ पर एनसीईआरटी के बुक को कवर किया जाएगा और तमाम चैप्टर्स जो हैं वन शॉट में आपके लिए पेश किए जाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा।